नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है ग्राउंड रिपोर्टर के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। देखें आज की बड़ी खबरों की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। न्यूज इंडिया पर बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जैन जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है और जो बुक लॉन्च की गई सलमान खुर्शीद की तरफ से, अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है और जब से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सतह से ऊपर आ गई है, लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए नींव का निर्माण जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण का सपना जैसे जैसे साकार होता जा रहा है, कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इनकी राजनीति इसी बात पर टिकी थी कि राम मंदिर न बन पाए और इसीलिए न्यायालय से लेकर सड़कों तक, संसद तक, सब जगह इन्होंने पूरी कोशिश की राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं डालने की। सफल नहीं हो पाए। इनकी वो राजनीति फेल हो गई। इसके कारण से बौखलाहट बढ़ रही है और ये बौखलाहट बढ़ते बढ़ते पागलपन की स्थिति में आ गई है। इनको भी नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या तुलना की जा सकती है हिंदू समाज की बोको हराम से, ISIS के साथ? क्या जय श्री राम कहने वालों को राक्षस कहा जा सकता है? ये विश्व हिंदू परिषद ने नहीं कहना शुरू किया। हजारों वर्षों से परंपरा है भारत की जय श्री राम बोलने की। उस परंपरा को अपमानित किया है और अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जब हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर इनको नहीं समझ में आ रहा है। हिंदू दर्शन को व्यक्त करने का नाम ही तो हिंदुत्व है और राहुल गांधी से किसी समझ की उम्मीद करना, मैं समझता हूं आज इनकी पार्टी के लोगों ने भी ये उम्मीद छोड़ दी होगी। इसलिए ये पागलपन की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, सोनिया गांधी की कांग्रेस आते आते वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ये इन्होंने चुनौती दी है देश की जनता को। आज तक राम से टकराकर कोई टिक नहीं सका है। इन्होंने फिर कोशिश की है और मुझे लगता है ये रसातल की ओर बढ़ रहे हैं। सर, एक चीज़ अगर देखें, क्योंकि सलमान खुर्शीद की जो किताब आती है उसके बाद एक विवाद निकल करके आया हिंदू और हिंदुत्व का, लेकिन राशिद अल्वी की बात करें, उन्होंने जय श्री राम बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना कालनेमी से की और बाकायदे उदाहरण उन्होंने दिया है। उसके बाद राहुल गांधी भी बयान दे देते हैं। तो ये एक सीरीज बयानों की जो शुरू हुई है, ये किस तरीके के, क्या चुनाव से ठीक पहले या मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, ये एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट इन बयानों को लेकर के आगे चलाना है? मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही इनका पागलपन तो सामने आ चुका था, लेकिन जब इनको यह ध्यान में आ गया कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने की राजनीति, नकली हिंदू बनने की राजनीति, अपना गोत्र सामने लेकर आने की राजनीति, इसको देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। सब जगह सफाया होता जा रहा था। इसलिए इन्होंने वही पुरानी दिशा की ओर लौटने की कोशिश की है, ऐसा दिखाई देता है। यह अनायास हो रहा है कि जानबूझकर यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इनको भी नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। लेकिन यह विनाश का रास्ता चुना है इन्होंने। देश तो अपना रास्ता तय कर चुका है। अब वो उस पुराने अंधकार के युग की ओर नहीं आना चाहता, जब मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं का अपमान किया जाता था। अब हिंदू राम का और अब समाज का, अपने धर्म का अपमान नहीं स्वीकार करेगा। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हम खड़े हुए हैं लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े पर और जुमे की नमाज अब से कुछ देर पहले यहाँ पर ख़त्म हुई है। हमारे साथ तमाम नमाजी हैं जो यहाँ से निकले हैं थोड़ी देर पहले। ज़रा पूछते हैं लखनऊ की राय क्या है सलमान खुर्शीद की इस किताब के, वो दो चार जो अल्फाज उन्होंने लिखे हैं उस पर लोगों का क्या कहना है। खालिद भाई, ये बताइए कि जो सलमान खुर्शीद ने ये लिखा अपनी किताब में कि बोको हरम और ISIS के बराबर हैं जो कट्टरवादी हिंदुत्व हिंदुस्तान में, आपकी राय क्या है? आजकल किताबी की तो राजनीति चल रही है। इधर वसीम रिजवी किताब लिख रहे हैं, उधर सलमान खुर्शीद किताब लिख रहे हैं। कोई असली मुद्दों पे नहीं आ रहा है, किताब लोग खेल रहे हैं। ये गलत है। देश को जो है सही रास्ते पर ले जाने के लिए सरकारों को ये चाहिए कि इस तरह के लोगों को जो किताब दुनिया की तरह के मुद्दों से भटका रहे हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए। आप ये बताइए कि क्या हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके फिर से कोई पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ से हम लोग निकल करके आना चाहते हैं बाहर, लेकिन फिर उसी तरफ हमको ले जाया जा रहा है? क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे चाहे सलमान खुर्शीद हो चाहे वसीम रिजवी हो,
एक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है तो दूसरे ने हिंदुत्व के बारे में कहा है। अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों को धर्म का ज्ञान नहीं, चाहे भगवान राम हो चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों ने ज्ञान दिया है इंसानियत का। इंसानियत से सब हट गए हैं और सिर्फ एक प्योर जो राजनीति हो रही है वो धर्म की हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मसले पर? जी देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो धर्म को लेकर जो बातें चल रही हैं वो बातें नहीं होना चाहिए, चाहे सलमान खुर्शीद हो चाहे वसीम रिजवी हो, क्योंकि धर्म को लेकर जो बातें हैं उनको, उन बातों को देश को बांटने वाली बातें हैं, आपस में जोड़ कर चलना चाहिए। उन बातों को लेकर चलना चाहिए जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी हैं मेन मुद्दे, और जो चिकित्सा सेवा है जो मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हट कर और जो धर्म की बातें हो रही उनको हटा देना चाहिए और मेन मुद्दों को लेकर। तो धर्म को जोड़ना नहीं चाहिए, नहीं जोड़ना नहीं चाहिए। आप बताइए, आपकी क्या राय कि सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर जो इस वक्त इशू चल रहा है? ये देखिए, सिर्फ वो जो है अपने को वसीम रिजवी जो हाईलाइट करना चाहते हैं, जो उन पर जांचें बैठी हैं कि किसी सलमान खुर्शीद ने जो कट्टर हिंदुत्व की तुलना करी है बोको हरम और ISIS से, नहीं, ये तो सब पब्लिसिटी के लिए करा जा रहा है। वैसे तो विकास की बात करनी चाहिए, कि जनता के हितों की बात करनी चाहिए, कि जो है जनता का किसमें फ़ायदा है किसमें नुकसान है, धर्म की इसमें कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए, लखनऊ के जो मुसलमान हैं उनकी ये राय है। लोग आजिज़ आ चुके हैं धर्म से, हिंदू मुसलमान पर जो सियासत होती है उसे लेकर के, और वो इससे निकलना चाहते हैं। लेकिन हमारे सियासी नेता हैं कि कुछ ना कुछ इशू, और ख़ास तौर से इलेक्शन के मौके पर वो लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे समाज में बंटवारा हो और वोटों की फसल काटी जा सके। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हाल ही में एक किताब लिखी है और इस किताब में हिंदुत्व का जिक्र आतंकी संगठन ISI से किया है। इस बयान और इस टिप्पणी के बाद काफ़ी लोग नाराज़ है और आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में अधिवक्ता भारत शर्मा आए हैं और FIR दर्ज कराने की मांग की। वैसे किताब में क्या कुछ लगा, किस तरह से अपनी भावनाएं आहत हुई और क्या कुछ कार्रवाई इस पर बन सकती है? सलमान खुर्शीद ने जो सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी संगठन से की है, वो घोर निंदनीय है। उससे हमारी धार्मिक भावनाएं, हिंदुत्व की जो हिंदू धर्म को मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उसी के तहत और दो वर्गों में वैमनस्यता, शत्रुता पैदा करने का काम किया है। तो इसी वजह से हम लोग इनके सलमान खान के विरोध में यहाँ पे सलमान खुर्शीद के विरोध में यहाँ पे जयपुर शहरी कोतवाली थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराने आए हैं और मांग की है कि इनके खिलाफ धारा 295A और 153A के में मुकदमा दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए। अच्छा, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष तो ये भी कह रही है, BJP ये कह रहा है कि ये कांग्रेस की सोच है, तो क्या कुछ कहेंगे? स्वाभाविक रूप से इतिहास गवाह है, कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसको मुस्लिम वोट प्राप्त करने हैं, इसलिए कांग्रेस के संबंधित नेता और कांग्रेस की विचारधारा एक धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू धर्म का और हिंदू भावनाओं का जिस प्रकार से अपमान किया है, ये हिंदुस्तान में घोर निंदनीय है और इससे हिंदू धर्म और हिंदू भावना के लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ और भी लोग आए वैसे हिंदुत्व का जिक्र आतंकी संगठन से करना कितना गलत इसे मानते हैं? मेरे को तो आज हंसी आती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी वैचारिक विचारधारा के ऊपर। किस प्रकार से वो ये कहते हैं कि हम सब धर्मों का पालन करते हैं। आज उनको शर्म नहीं आई जिस प्रकार का कृत्य उनके एक वरिष्ठ नेता ने किया है। और वो वरिष्ठ नेता एक सामान्य नेता नहीं है, वो वरिष्ठ नेता वो है जो सोनिया गांधी क्या नाम है आपके राहुल गांधी के समकक्ष हमेशा एक फ़ोन के पास रहते हैं। और उनके इस किताब लिखना, इस प्रकार की किताब लिखना और एक हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना कि बोको हरम और ISIS वो जानते हैं इस प्रकार का कौन आतंकवादी। पूरा विश्व चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पूरा विश्व जो दुखी है, चाहे किसी भी समाज का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो, हर व्यक्ति इस चीज़ से दुखी है। और वो उस व्यक्ति के ऊपर उसको सर्टिफिकेट बयान कर रहे हैं। हिंदू समाज के ऊपर यह कुठाराघात नहीं है। मैं समझता हूँ 130 करोड़ भारतीयों का आज अपमान किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है। इसमें सोनिया गांधी जी, चाहे इसके अंदर राहुल गांधी जी या वो प्रियंका वाड्रा जी जो अपने आप को तथाकथित हिंदू समाज का ठेकेदार कहती है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर नौटंकियां करती फिर रही है और कह रही है कि जनेऊधारी हूं। कभी कहती है मंदिरों में जाती है, ढोक देती है और आज इस प्रकार का कृत्य कर रही है। और उस पार्टी को 2 करोड़ के व्यक्ति को निकालने का
साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, एक टिप्पणी उनके ऊपर नहीं कह पा रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? मुझे आज बहुत गुस्सा है। आज सुबह से कम सैकड़ों फोन इस बात के ऊपर आए, लाखों परेशान है। हिंदू समाज के लोगों ने काम ने किस पार्टी को दिया? इस ऐसी पार्टी ने जो हमारे ऊपर राज करी, आज उनको शर्मसार महसूस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बोको हराम, जिसने पूरी इस्लामिक सूडान जैसे अफ्रीका देशों के अंदर कत्लेआम मचा दिया, ISIS जिसने कत्लेआम खून की नदियां बहादी, अपने ही मुसलमान, क्या व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी। अब बिल्कुल लोगों में नाराजगी है और बहरहाल जयपुर के कोतवाली थाने में परिवार दर्ज हो गया। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर हो पाती है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। ये है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने शुरू कराया, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको पूरा ज़रूर किया, मगर उनके बनवाए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बढ़िया इसको नहीं बनवा पाई। जबकि बीजेपी का ये दावा है कि अखिलेश यादव की सरकार में बनाए गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार कहीं ज़्यादा होगा। बहरहाल 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लखनऊ से शुरू होकर के सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों को ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 340.82 किलोमीटर। इसको बनवाने में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 4.5 साल के आसपास इसको बनने में लगे हैं। इसके बनने से फ़ायदा ये हुआ है कि गाज़ीपुर से और नोएडा, दिल्ली की दूरी अब सिर्फ महज 8 घंटों में पूरी की जा सकती है। गाज़ीपुर से लखनऊ की दूरी लगभग 3 घंटे में, और लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है उसके ज़रिए अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो उसमें 5 घंटे लगते हैं। यानी गाज़ीपुर, आजमगढ़ जैसे छोटे और पूर्वांचल के पिछड़े हुए ज़िलों को इसने सीधे दिल्ली से जोड़ दिया है। इस एक्सप्रेसवे में 118 छोटे पुल हैं, 7 बड़े पुल हैं, 271 अंडरपास हैं, 6 टोल प्लाजा पड़ेंगे। इसी एक्सप्रेसवे के दरमियान सुल्तानपुर ज़िले के आसपास 3.2 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिस पर अगर ज़रूरत पड़े तो कोई भी फाइटर प्लेन उतर सकता है। उसका ट्रायल 16 नवंबर के कुछ दिन पहले किया जाएगा। बहरहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के लोगों की, ख़ासतौर से जो लोग पूर्वांचल से दिल्ली और लखनऊ जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर के आया है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो आर्थिक कारोबार है पूर्वांचल से पश्चिम को जोड़ता हुआ, वो इस एक्सप्रेसवे पर फर्राटे से दौड़ेगा, और जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली से पूर्वांचल आना चाहते हैं उनके लिए बेहतर होगा, बेहतर सुविधाएं होंगी। राजनीति अलग जगह है, लेकिन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए पूर्व के इलाके दिल्ली के आसपास के ज़िलों से सीधे तौर पर जुड़ गए। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। 28 नवंबर को लखनऊ में उनकी एक जनसभा होनी है, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ का सबसे बड़ा मैदान रमाबाई अंबेडकर मैदान चुना है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत गंभीरता के साथ लड़ने जा रही है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अपना प्रमुख चेहरा बनाया हुआ है, जो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर बने हुए हैं। चाहे मामला लखीमपुर का हो, चाहे मामला आगरा का हो, सुल्तानपुर का हो, हर जगह संजय सिंह खुद जाकर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी कर रहे हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 170 प्रत्याशियों को भी तय कर दिया है, और अब लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी रैली कराए जाने की योजना है, जो 28 नवंबर को यहां के सबसे बड़े मैदान रमाबाई अंबेडकर ग्राउंड में होने जा रही है। आम आदमी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले ही मैदान में है, और अब तक 402 विधानसभाओं में से उन्होंने 170 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स तय कर दिए हैं। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद यूपी सरकार ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की सुरक्षा बढ़ा दी है।
इन दोनों को Z+ सुरक्षा दी गई है। यूपी सरकार ने खुफिया विभाग से मिले इनपुट के आधार पर राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की सुरक्षा बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को Z+ और मंत्री ब्रजेश पाठक को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बताया जा रहा है खुफिया विभाग से मिली जानकारी के बाद राज्य सरकार ने कई नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक की सुरक्षा बढ़ाई गई। बताया ये जा रहा है कि खुफिया विभाग ने इन दोनों नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद सरकार ने दोनों नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है। नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा को प्रारंभ कर दिया गया है। लाखों की संख्या में लोग दर्शनार्थी इस परिक्रमा में शामिल हैं। लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इस वक्त हम ये परिक्रमा मार्ग पर हैं। देखिए किस प्रकार से लोग नंगे पांव परिक्रमा में शामिल होकर और जय श्री राम के उद्देश्य के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो परिक्रमा है बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में इस बार की परिक्रमा जो कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से प्रभावित रहा है, लेकिन इस बार यह परिक्रमा को लोग लाखों की संख्या में लोग कर रहे हैं और इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुँचे हैं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस परिक्रमा को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अयोध्या आने वाले जो श्रद्धालु हैं, इन सभी के मनों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का उत्साह है और उसी उत्साह को लेकर लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा लगभग 24 घंटे की यह परिक्रमा है जो शुरू हो चुकी है। कल 9:26 तक इस परिक्रमा को जारी रखा जाएगा और इस दौरान लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु इस पूरे परिक्रमा में शामिल हैं, जो लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ पूरी अयोध्या राममय है। अयोध्या से प्रकाश, न्यूज़ इंडिया के लिए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब समाप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस संदर्भ में बातचीत की, तो वहीं शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इसी संदर्भ में सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपी। इसके साथ ही राजस्थान के कई मुद्दों पर उनकी बातचीत सोनिया गांधी से हुई है। इसके अलावा 2023 में किस प्रकार से राजस्थान में चुनावी वैतरणी पार की जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कैसे देश में मजबूत करा जाए, इस संदर्भ में भी सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। इसके अलावा राजस्थान के तौर पर अगर बात करें तो मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा है कि 2018 में जिन कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं और सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है, उन्हें सत्ता और संगठन में जल्द भागीदारी मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि लंबे समय से जो इंतजार राजस्थान में चल रहा था मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति की घोषणाओं को लेकर, वो अब जल्द समाप्त हो सकता है और सूत्रों की माने तो नवंबर महीने में ही घोषणा हो जाएगी। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि आलाकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। दोनों नेताओं ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। तो वहीं शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उस दौरान मीडिया से मुखातिब होते पायलट ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी बात सोनिया गांधी के सामने रखी है और 2 साल बाद इस तरीके से जो चुनाव है, जो परिपाटी राजस्थान में चल रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस परिपाटी को बदला जाएगा और अगली सरकार बनाने के लिए हम अभी से जी तोड़ मेहनत करेंगे। वहीं ये भी सूत्रों से खबरें आ रही है कि दिसंबर में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं राजनीतिक नियुक्तियां भी इस महीने की आखिर में होने की संभावना है, लेकिन तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी होगा या फिर दिसंबर में होगा, लेकिन इसकी पुष्टि तब होगी जब मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो पाता है तब पायलट के जो समर्थित विधायक उनको कितना कुछ मंत्रिमंडल में जगह मिल पाती है और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिल पाती है, तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी जितेश के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। रोल
आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। तमाम बैठकों का दौर जारी है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन ठाकुर मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बताइए क्या कुछ जो बैठकें हो रही है, जनप्रतिनिधियों के साथ होगी, टोली बैठक होगी और तमाम जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, इससे क्या कुछ बैठकों में रहेगा, क्या कुछ समझाया जाएगा नेताओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनावी मोड में आ चुकी है और इसी के निमित्त आज लगातार हमारी 4 बैठकें हैं। पहली बैठक हमारे ब्लॉक के प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के प्रमुख, उनके साथ बैठक हो रही है। उसके बाद हमारी प्रवक्ताओं के साथ जो है बैठक है। माननीय हमारे केंद्रीय जो मंत्री आए हैं और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी हैं जोशी जी के साथ भी बैठक है, प्रहलाद जोशी जी के साथ। उसके बाद जो है हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठक है, प्रबंध समिति की बैठक है, जिसमें 33 के करीब विभाग हैं और 100 से ज़्यादा उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। किसका क्या काम है, किसको किस काम में जुटना है, वो सारे दिशा निर्देश हमारे केंद्रीय अधिकारियों द्वारा मिलने वाले हैं। इसमें अपना मैनिफेस्टो बनाना है, वो मैनिफेस्टो के काम में जुटेंगे। जिसने अपना साहित्य का काम करना है, वो साहित्य काम में जुटेंगे। सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया संभालेंगे, समाचार वाले समाचार प्रिंट मीडिया संभालेंगे। तो इसी प्रकार विभिन्न दायित्व जो कार्यकर्ताओं के हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करना है, ये दिशा निर्देश आज हमें मिलने वाले हैं। नवीन ठाकुर जी, एक रोज पहले महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष ने की और 11,235 बूथों तक ये जो किट था, जिसमें पटका था, विकास पुस्तिका है राज्य सरकार की, तो इसमें सीएम से लेकर मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, पदाधिकारी, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। किस रूप में 2 लाख से ऊपर तक का कार्यकर्ता प्रदेश में जाकर जन जन तक किट पहुँचाएगा, क्या प्लानिंग आप लोगों की? देखिए, महासंपर्क अभियान 2 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी द्वारा प्रदेश में लॉन्च किया गया था और उसी दिन यहाँ प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा और विभिन्न विधानसभाओं में हमारे विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, जिला अध्यक्षों द्वारा, विभिन्न दायित्वों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई और हमारा बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ता और प्रदेश तक का कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग कर रहा है और लगातार जो है हम घर घर जा रहे हैं और गृह स्वामी के जो है जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक जो हम उनके यहाँ झंडा नहीं लगाएंगे। उनकी अनुमति के साथ झंडा और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा उनको पहना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पौने 5 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम उत्तराखंड में हुए हैं, उन ऐतिहासिक कामों की पुस्तिका भी घर घर पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मंडल सम्मेलन 252 मंडल सम्मेलन होगा, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, हमारे 252 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में जो है कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, उसमें वही रूपरेखा रहेगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप से कार्य चलते रहते हैं और ये मंडल सम्मेलन भी उसी प्रकार का एक हिस्सा है। पूर्व में भी ये सम्मेलन हुए हैं और चुनाव के मद्देनजर इन सम्मेलनों की महत्ता बढ़ जाती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। जहां भाजपा सरकार का जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो वहीं कांग्रेस का गांव-गांव कांग्रेस का अभियान चल रहा है। ऐसे में हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, तमाम जगह इस वक्त जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं और बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम दिखाएंगे तस्वीर की किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, तमाम जगह जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव कांग्रेस को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह लोगों को जोड़ रहे हैं और गाँव-गाँव कांग्रेस का क्या संदेश है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो गांव-गांव जाने का जो प्रचार कर रहे हैं, न्याय संघ बने उत्तराखंड को लेकर के गांव-गांव जाया जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर, महिला अत्याचार जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम एक क्षेत्र में जा रहे हैं। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितने युवा साथ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब अधिकतर लोग बेरोजगार हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग तरसते हैं भारतीय जनता पार्टी से और हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं। लोग हमें भी बुला रहे हैं कि आप आइए और हमारे क्षेत्र में जो है भ्रमण करके जो है, हम बूथ वाइज तो जा ही रहे हैं, हम घर घर तक जा रहे हैं। लोगों तक जब चुनावी दौर होता है सभी राजनीतिक पार्टी लोगों तक पहुंचती है, लेकिन 5 साल पूरे हो जाते हैं, नेता कहीं नहीं दिखता, जो समस्याएं होती है वो कहीं नहीं दिखती। ऐसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और मैं बूथ, मेरी विधानसभा रानीपुर क्षेत्र से मेरी तैयारी है और मैं बूथ नंबर 1 से लेकर के जो इस समय 201 बूथ है विधानसभा रानीपुर में, मैं लगातार उसमें तैयारी में लगा हूँ। हर बूथ पर जाता हूँ, हर बूथ पे संपर्क है। आप देख ही रहे हैं, सब हमारे क्षेत्र के जो बूथ लेवल के जितने भी पदाधिकारी साथ में खड़े हुए हैं, ये सब गाँव-गाँव में जो इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गाँव में एक माहौल है, कांग्रेस के प्रति एक माहौल है और कांग्रेस के प्रति लोगों का मन परिवर्तित हो चुका है कि कांग्रेस को जिता करके 2022 में सत्ता पे बैठाना है।
जीतने के वादे कांग्रेस कर रही है, एकजुटता के कांग्रेस वादे कर रही है, ऐसे में लोगों के पास आप पहुंच रहे हो, क्या मुद्दे लेकर पहुंच रहे हो जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं? पूरी कांग्रेस इस समय एकजुट होकर के मजबूती के साथ माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, और उत्तराखंड में श्री हरीश रावत जी, श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, श्री गोदयाल जी के नेतृत्व में हम लोग एकजुट हैं और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के गांव-गांव तक जा रहे हैं और एकजुट होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता। साफ तौर पर इनका कहना है कि गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव में कांग्रेस का जो वादे हैं वो पूरे होने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितने वादों में हकीकत होगी, ये भविष्य ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। आज से हुनर हाट का बाकायदे उद्घाटन कर दिया गया है। मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, साथ में ब्रिजेश पाठक, स्वाति सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता की मौजूदगी में बाकायदे इसका उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं कि मंच पे ये सारे लोग अभी मौजूद भी हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस हुनर हाट में जो केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ODOP के थ्रू तहत और इसके अलावा जो है भारत सरकार की जो योजना है जो कि पूरे देश में जहां पर कि हुनर हाट लगाए जाते हैं उसके तहत लगाया गया। पिछले साल भी यहां पर लगाया गया था। बाकायदे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदे यहां पर चाहे आप वो खाने पीने का स्टॉल अगर आप देखिए, इसके अलावा जो है चाहे वो मुरादाबाद का जो पीतल है उसकी इंडस्ट्री का की देखिए, या फिर आगरे का देख लीजिए, चाहे वो भदोही की कालीन हो गया, या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के वहाँ से नहीं बल्कि देश भर के जो है जो लोग हैं, जो राजस्थान से आए हुए हैं या फिर आप महाराष्ट्र से आए हुए हैं, गुजरात के आए हुए हैं, ये सभी लोगों ने यहाँ पर बाकायदे अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। और साथ ही साथ जो घरेलू जो घरेलू उद्यमी है, जो छोटी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो घर में बनाते हथकरघा से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसका कि बाकायदे यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर लगाया गया है। 12 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा बाकायदे ये हुनर हाट, और इसमें जो है प्रदेश भर के लोग यहाँ पर आएंगे, बाकायदे यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, लोगों की चीज़ें ले सकते हैं। बहुत सी सब्सिडाइज्ड रेट पर यहाँ पर जो है सामान बेचने के लिए बाकायदे भारत सरकार ने भी कहा है। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि एक बड़ी पहल है उन लोगों के लिए जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री या बड़े इंडस्ट्री में उद्योगों में नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन उनकी कलाएँ जो है वो उनकी चीज़ें जो सामान है वो जो है बेची जा सकते हैं। इसी के प्रोत्साहन देने के लिए बाकायदे ये उद्घाटन किया गया है। थोड़ी देर पहले ही उद्घाटन हुआ है बाकायदे मनसुख भाई मंडाविया के थ्रू, जो कि भारत सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है और तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजबीर के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में जीका वायरस के 2 केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। लखनऊ में जिन 2 लोगों को जीका वायरस की पुष्टि हुई है वो हुसैनगंज और कृष्णानगर के रहने वाले हैं। जीका एक मच्छर से फैलने वाला वायरस है जो एडीज इजिप्टी नाम की प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एडीज मच्छर आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं। ये वही मच्छर है जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, खासतौर से भ्रूण के लिए खतरनाक हो सकता है। जीका वायरस के अब तक 111 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। सरकार ने लगातार एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में इसे लेकर टेस्टिंग और लोगों को सचेत करने की जो प्रक्रिया है उसको युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। फिर भी अंतिम सावधानी की अपेक्षा आम लोगों से ही होती है। लोगों को न सिर्फ कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा बल्कि अपने आसपास साफ सफाई का भी ख्याल रखना होगा, ताकि इस तरह के वायरस और संक्रमण पनपने और फैलने का मौका ना बने। शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।